हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ वायलेंस करेंगे स्टार्ट। सेकेंडरी प्रिवेंशन में ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो जो विक्टिम्स होते हैं उनको जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनको बार बार वो चीज़ें याद आनी और वो ट्रोमेटिक इमेजेस होती हैं, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। तो उस चीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जाए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होते हैं उनके। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होते हैं ट्रोमेटिक इवेंट्स के, वो कैसे काउंटर कर सकते हैं? इमीडिएट क्राइसिस असिस्टेंस देके। इमीडिएट क्राइसिस असिस्टेंस गिवन टू विक्टिम्स ऑफ वायलेंस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन। द प्राइम एम ऑफ इमीडिएट क्राइसिस असिस्टेंस इज टू हेल्प विक्टिम कोप विद द शॉक एंड ट्रोमेटिक इमेजेस। तो जो भी शॉक लगा है विक्टिम को, या जो उसके बार बार उसके माइंड में ट्रोमेटिक इमेजेस आ रही हैं, उससे कैसे कोप अप किया जाए। तो इसमें डी ब्रीफिंग एक्सरसाइज की जाती है हॉस्पिटल्स वगैरह में। जैसे जहाँ पे हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है और अगर वो मतलब नियर द साइट ऑफ वायलेंस, जहाँ उसके साथ वायलेंस हुआ है वहाँ पे अगर वो होता है, और अगर साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है डी ब्रीफिंग के लिए, तो विक्टिम के साथ वो टेलीफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। इट इज़ नॉट ओनली कि फेस टू फेस ही डी ब्रीफिंग होती है, डी ब्रीफिंग टेलीफोनिकली भी हो सकती है। So debriefing exercise are conducted in the hospital or even near the site of the violence. Another job of secondary prevention is to prevent the victim from recalling the experience again and again. तो उस एक्सपीरियंस को वो बार बार रिकॉल ना करे, ये भी एक चीज उसको सिखाई जाती है कि उसको बार बार ना सोचे। More the number of times you recall a traumatic event, deeper the images of the event goes down. तो जितना वो याद करेंगे उतना ज़्यादा इमेजेस उनको परेशान करेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जैसे उनको कभी पुलिस वालों के सामने, कभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सामने ये चीज़ें बार बार नरेट करनी पड़ती हैं, दोबारा दोबारा मीडिया लोगों के सामने। तो उनको बार बार बोलना पड़ता है, कोर्ट में बोलना पड़ता है, तो वो बार बार याद तो उनको करना ही पड़ता है। इस वजह से उनको और प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि जब आपको पहली टेस्टिमनी किसी की लेनी है तो आप उसको जो हॉस्पिटल में लेते हो पुलिस के सामने, वो मजिस्ट्रेट के सामने होनी चाहिए ताकि बार बार ना रिपीट करना पड़े। A major concern with terrorist attack in India these days is that attacks are becoming very frequent. Yet there is no policy to provide secondary prevention to victims of terrorist attack. अब ये जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं ये इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन सेकेंडरी प्रिवेंशन की इसकी कोई पॉलिसी अभी तक नहीं है। जो इंजर्ड होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स में उनको लेके जाया जा सकता है। प्लस जो ऑल अदर्स रिसीव नो, मतलब हॉस्पिटल्स में तो उनको फिजिकल हेल्प मिलती है ना, साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल हेल्प तो मिलती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है उन लोगों के लिए कि जो बाद में वो जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट उनके ऊपर होता है वो प्रिवेंट नहीं किया जाता है। फिर रिहैबिलिटेशन में क्या करते हैं? ऑल द आफ्टर द काउंसलर हैव असेस्ड द एक्सटेंट ऑफ साइकोलॉजिकल रिएक्शन, द नेक्स्ट स्टेप इज रिहैबिलिटेशन। और उसके लिए किस तरीके से रिहैबिलिटेट करना है, उसके लिए वो उनके फैमिली मेम्बर से भी बात करते हैं, उनको भी एनकरेज करते हैं कि वो बात करें, विक्टिम से बात करें, उसकी इमोशनल रिएक्शंस के बारे में, उसके फीलिंग्स के बारे में बात करें विक्टिम्स के साथ। Beside this, family members must ensure that victim does not get exposed to events that remind her of violent event. तो एक चीज़ का ध्यान रखने के लिए बोला जाता है फैमिली मेम्बर्स को कि वो मीडिया में कभी ऐसा ना देखे, कोई जो न्यूज़ बता रहे हैं सेम तरह की वो सुने ना उसको, या कोई ऐसी चीज़ ना देखे जिसको देख के उसको वो अपना जो उसने फेस किया है वो याद आ जाए। तो इस चीज़ से उसको दूर रखा जाए। The rehabilitation process of victim experience extreme psychological and emotional reaction includes certain therapeutic intervention जैसे योगा एंड मेडिटेशन। इसको यूज़ किया जाता है बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। काउंसलिंग प्रोसेस होता है, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें जो विक्टिम है वो अपने बात कर सकता है, क्लाइंट जो है अपने काउंसलर से, और उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसके साथ हर चीज़ शेयर कर सकता है। उससे उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो भी उसके मन में है वो उसके साथ शेयर कर सकता है। तो दिस हेल्प्स इन कैथार्टिक रिलीज। कैथारसिस होता है, जो भी उसने अपने मन में दबा के रखा है वो सारी चीज़ें वो उसको बता सकता है। द वर्स्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर द वायलेंस इज रिलीविंग द वायलेंट एक्ट।
Every time the victim relieves the experience, she experiences similar strong psychological responses. तो वही होता है कि जब वो हर बार बताता है तो उसको वही सेम साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज वैसे ही सेम उसको फील हो रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इसलिए प्रॉब्लम में होता है। इसके लिए इमेजरी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट इमेजरी टेक्निक यूज़ करते हैं। द कॉन्सेप्ट टू कंडीशन द इमेजेस ऑफ द वायलेंट एक्ट विद रिलैक्सेशन। जैसे कि जब वो इमेजिन कर रहा है कोई भी उस वायलेंट एक्ट के बारे में जो उसके साथ हुआ है और उसके अंदर एंजाइटी हो रही है, तो वो उसको इमेजिन करते करते साथ साथ रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं। तो मतलब वो विजुलाइज कर रहा है, साथ साथ वो उसको रिलैक्स करना सिखा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि वो जब भी विजुलाइज करेगा वो अपने अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करेगा। द विक्टिम इज ट्रेन टू रिलैक्स हर बॉडी एवरी टाइम शी विजुलाइजेज द इमेजेस। वन कांट बी अराउज्ड एंड रिलैक्स एट द सेम टाइम। जैसे हमने डीसेंसिटाइजेशन में भी पढ़ा था, आप एक साथ एंग्जाइटी और रिलैक्सेशन एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप एंक्शियस होगे या फिर आप रिलैक्स होगे। तो जब भी ये इन इमेजेस को याद करने की कोशिश करता है विक्टिम, तो उसको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है, तो उससे उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। सोमेटिक रिलैक्सेशन मतलब बॉडी रिलैक्स हो जाती है। दिस प्रोसेस हैपन्स इन स्टेप्स टिल द विक्टिम इज एबल टू रिलैक्स। तो धीरे धीरे ये चीज़ करी जाती है स्टेप्स में, ताकि वो पूरे तरीके से रिलैक्स हो जाए। If the psychologist find the victim suffer from the loss of control, feeling of impotence, negative thoughts, depression, she may recommend cognitive therapy. तो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फॉल्स बिलीफ, कॉग्निटिव थेरेपी करी जा सकती है अगर विक्टिम को ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो हेल्पलेस है, वो पावरलेस है, इस तरह के उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, गलत थॉट्स आ रहे हैं अपने आप को लेके, तो उसकी कॉग्निटिव थेरेपी करी जा सकती है। सोशल एजेंसीज का क्या रोल है रिहैबिलिटेशन का विक्टिम्स में? जैसे जो रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स होते हैं जिनको रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती पब्लिक हॉस्पिटल्स में बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ प्राइवेसी, तो इन लोगों के लिए, प्लस पीटीएसडी पेशेंट्स होते हैं जो यूजुअली हेल्प नहीं मांगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हेल्प मांगेंगे तो लोग उन्हें पागल सोचेंगे। तो इन सब केसेस में रिहैबिलिटेशन एजेंसीज का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको आइडेंटिफाई करें, ऐसे पेशेंट्स को हेल्प करें। ट्रबल लोकेशन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, इस तरह के जो एरियाज हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करते हैं लोग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे साइकेट्रिक हेल्प भी नहीं मिलती है। सोशल एजेंसीज क्या करती हैं? दे प्रोवाइड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब प्राइवेसी के साथ, मतलब किसी को ना उसकी मतलब ऐसा नहीं कि सबके सामने है, प्राइवेटली किसी को पता ना चले, उस तरीके से काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। और भी जैसे कि हमने एनजीओज़ के बारे में पढ़ा था पहले भी, स्वर्ण चेतन एनजीओज़ हैं जो थेराप्यूटिक असिस्टेंट देते हैं विक्टिम ऑफ रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट को, और ये प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है उनके इस टाइम पे काउंसलिंग करते टाइम। Another service popular in USA and now being picked up by some NGOs is to provide sexual assault online hotline। तो यहाँ पे क्या है कि साइबर थेरेपी है एक तरह की। साइबर थेरेपी क्या होती है? जो हम कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू करते हैं। तो इसमें एक इंस्टेंट मैसेजिंग टाइप का फॉर्मेट होता है जिसमें आप मैसेज करके कम्युनिकेट कर सकते हो विक्टिम के साथ। Many of the organizations involved in rehabilitation of victim of violence, a name that stand out is मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, MSF शॉर्ट में बोलते हैं। ये इंटरनेशनल एजेंसी है जो इंडिया में भी काम करती है। MSF प्रोवाइड्स रिलीफ टू विक्टिम ऑफ वायलेंस इन द इंसिडेंसेस लाइक टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट, वॉर। MSF has a strong presence in Jammu and Kashmir given that the people in the state have been experiencing violent sets of chronic nature for last 20 years। तो इनका जो जम्मू एंड कश्मीर में ये बहुत एक्टिव है ये वाली एजेंसी, जो स्पेशली जो टेररिस्ट अटैक के जो विक्टिम होते हैं उनके लिए। तो ये था रिहैबिलिटेशन ऑफ वायलेंस विक्टिम्स। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वो है साइकोलॉजी अप्लाई टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब कहाँ कहाँ पे ऐसी जगह पे साइकोलॉजी यूज़ होती है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है, लोग काम करते हैं, जैसे एजुकेशन में, वर्क साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी जिसे बोलते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और मिलिट्री साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर होंगी।
इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे पहले तो, टीचिंग लर्निंग भी प्रोसेस में क्या होता है, क्योंकि हम एजुकेशन से शुरू कर रहे हैं। लर्निंग स्टाइल्स पढ़े जाएंगे, फिर रिटार्डेड स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कैसे होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स की कैसे ट्रेनिंग की जाती है उनको और बेटर बनाने के लिए, वोकेशनल गाइडेंस क्या चीज़ होती है, करियर काउंसलिंग, वोकेशनल काउंसलिंग, ये सब हो गया। फिर इसमें इम्प्रूविंग एकेडमिक अचीवमेंट, ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी, यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, एंड लास्ट में वैल्यू एजुकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी से पहले हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या एम होता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एम ये होता है कि किसी तरीके से स्टूडेंट में कॉग्निटिव और बिहेवियरल चेंज लाया जाए। लर्नर की बात कर रहे हैं, जो लर्नर है उसमें कॉग्निटिव चेंज और बिहेवियरल चेंज लाया जाए। तो उस केस में टीचर साइकोलॉजी से बहुत सारी ऐसी थ्योरीज ले सकते हैं जो बच्चों की एजुकेशन में उनको हेल्प करते हैं। कुछ इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ बताए हुए हैं, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस का जो ओरिएंटेशन है कि लोगों में, बच्चों में, लर्नर्स में जो अलग अलग डिफरेंस होता है कि वो कोई कितना किसी तरीके से पढ़ता है, कोई किसी तरीके से पढ़ता है, किसी को कोई किसी टाइप की इंटेलिजेंस किसी की अच्छी है, किसी की दूसरे टाइप की इंटेलिजेंस अच्छी है। उसका प्रोटोटाइप है स्टर्नबर्ग की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो उन्होंने अपनी थ्योरी में अलग अलग इंटेलिजेंस की बात करी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन अगर समझना है कि डेवलपमेंट कैसे होती है, उससे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्या क्या स्टेजेस होती है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो इसमें वो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आ जाती है, जिन्होंने उसमें जो स्टेज वाइज जो 4 स्टेजेस मेंशन करी हैं। फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेशन, मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट का क्या रोल है हमारी डेवलपमेंट में या हमारे टीचिंग लर्निंग में, तो इसमें वाइगॉट्स्की की थ्योरी आ जाती है। तो ये प्रोटोटाइप इन्होंने दिए हैं कि कहाँ से एक टीचर जो है वो अपने जो थ्योरीज हैं वो बोरो कर सकती हैं साइकोलॉजी से, अगर उनको इन पर्टिकुलर 3 चीज़ों में हेल्प चाहिए। उसके अलावा भी जैसे मोटिवेशन, कैसे बच्चे को मोटिवेट करना है, लर्नर को मेमोरी कैसे उसकी इम्प्रूव करनी चाहिए, कंडीशनिंग मतलब कैसे उसकी आदत बदलनी चाहिए, बिहेवियर चेंज कैसे करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने पियाजे की थ्योरी ली है लर्निंग प्रोसेस की। पियाजे थ्योरी स्टेट्स दैट ह्यूमन इन्फेंट डेवलप कॉग्निटिव स्किल्स इन 4 स्टेजेस। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसमें 4 स्टेजेस में उन्होंने बात की है। सबसे पहले उन्होंने जो छोटे बच्चे को बोला है कि वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज क्यों है? क्योंकि उस टाइम वो अपनी सेंसेस का और मोटर एबिलिटीज़ का यूज़ करता है अपने आसपास की चीज़ों को समझने के लिए। तो ये कौन सी स्टेज होती है? इन्फेंसी की, 0 to 2 ईयर्स वाली। इसमें इन्फेंट्स अपना स्कीमा बनाता है एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू, न्यू इन्फॉर्मेशन जब वो सीखता है, नई चीज़ों को देखता है, और एकोमोडेशन करता है, उस वो जो सीख रहा है उसमें कितनी वैरायटी है वो उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करता है। तो जैसे पहले वो ये समझता है कि फ्रूट क्या चीज़ होती है, फिर फ्रूट में भी कितनी वैरायटी है, तो वो अकोमोडेशन से उसमें मॉडिफाई करता है। नाउ दीज टू प्रोसेस टुगेदर आर कॉल्ड इक्विलिब्रेशन, मतलब कि एक असिमिलेशन भी होता है, अकोमोडेशन भी होता है, नई चीज़ भी सीखता है और उसी को मॉडिफाई भी करता है। The most essential lesson from Piaget's theory is that child actively interacts with their environment to form mental representation of the। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस थ्योरी की। ये जो पर्टिकुलर लाइन है यहाँ पे, चाइल्ड एक्टिवली इंटरेक्ट्स विद हर एनवायरनमेंट टू फॉर्म मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये पूरी थ्योरी है पियाजे की, जिसमें ये पूरी थ्योरी बता रहे हैं अपनी कि जो बच्चा है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती रहती है, उसका माइंड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट होता रहता है। इसको ही हम कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। ये जो पर्टिकुलर लाइंस यहाँ पे लिखी हैं ये इनकी कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में आती हैं। 1 मिनट में नीचे लिख देते हो, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में ये कहते हैं कि जो बच्चे का माइंड है वो कंस्ट्रक्ट होता रहता है एक्टिवली अपनी एनवायरनमेंट से, स्कीमा बनाता रहता है। तो बच्चों को कंस्ट्रक्ट करना होता है, दे नीड टू कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड रेदर देन एक्सेप्ट इट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पे वाइगॉट्स्की और पियाजे की आर्ग्यूमेंट भी होती है। वाइगॉट्स्की ये कहते हैं कि, और जैसे पियाजे ये कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो खुद ब खुद अपना जो वर्ल्ड है वो कंस्ट्रक्ट करता रहता है अपने माइंड में, जबकि वाइगॉट्स्की ये बोलते हैं कि उसको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, सिग्निफिकेंट अदर्स की।
सिग्निफिकेंट अदर्स मतलब कि जो उसके केयर गिवर्स हैं उनके बिना वो कैसे समझेगा। तो नए बच्चे को कैसे पता है एप्पल क्या होता है, मैंगो क्या होता है, ट्री क्या होता है, उसको बताने के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो वाइगॉट्स्की ये कहते हैं कि बच्चा अपना माइंड कंस्ट्रक्ट करता है लेकिन उसको सिग्निफिकेंट अदर की जरूरत पड़ती है। लेकिन पियाजे ये कहते हैं कि उनको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के थोड़े से व्यूज अलग अलग है। एसिमिलेशन एंड एकल्चरेशन। एकल्चरेशन क्या होता है, हमने 11th की बुक में एकल्चरेशन पढ़ा था। एकल्चरेशन मतलब हम अपने ही कल्चर के बारे में धीरे धीरे सीखते रहते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं। हमारे घर में किस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, क्या बोला जाता है, क्या चीज़ें हम करते हैं। एसिमिलेशन एंड एकल्चरेशन आर एक्टिव प्रोसेसेस दैट कैन नॉट बी अचीव्ड इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम। तो क्योंकि अब देखो कल्चरेशन तो हम क्लासरूम में नहीं सीख सकते ना, कोई क्लास में आपको आके कल्चर के बारे में थोड़ी समझाएगा कि आपने घर में ऐसे करना है, बाहर ऐसे करना है। तो ये तो अपने आप ही होता है। तो यही चीज पियाजे कहते हैं कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट अदर की जरूरत तो नहीं पड़ती है, बच्चा अपने आप ही अपने कल्चर के बारे में सीखता रहता है। वेयर इंफॉर्मेशन वॉज डिलीवर्ड डायडैक्टिकली। डायडैक्टिकली मतलब कि एक दूसरे से, मतलब कि जैसे मुझे कोई बता रहा है मैं उसको इस टाइप से। पियाजे मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर रिप्लेसिंग डायडैक्टिक लर्निंग बाय डिस्कवरी लर्निंग। तो अब पियाजे कह रहे हैं कि डायडैक्टिक लर्निंग नहीं होती है, कोई बताता नहीं है, वो खुद ही करते हैं। डिस्कवरी लर्निंग होती है, ये सब चीजें खुद ही होती हैं, बच्चा खुद ही सीखता है। तो जो टीचर है वो खाली उसको फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब टीचर उसको खाली एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है लेकिन बच्चा खुद सीख रहा है। फैसिलिटेट लर्निंग सिचुएशन इन विच चिल्ड्रन कैन फाइंड थिंग्स फॉर देमसेल्व्स एंड देयरबाय कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग। By facilitating learning situation, teacher creates disequilibrium in the cognition. This disequilibrium should motivate the child to discover and learn. तो पियाजे की थ्योरी का एक तो मेन फोकस ये है, अगर आपको पियाजे की थ्योरी अगर मैं ब्रीफ में पूरा बताऊं, एक तो ये कह रहे हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज होती है जब बच्चा इन्फेंट स्टेज पे होता है, 0 to 2 years का होता है। दूसरा ये बोलते हैं कि बच्चे के माइंड में स्कीमा बनते रहते हैं, जो वो नई चीजें सीखता रहता है, स्कीमा बनाता रहता है। दो प्रोसेस होते हैं स्कीमा बनाने के, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब है जब को वो नई चीज सीखता है तो वो उसको समझता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है। अकोमोडेशन मतलब वो उसी चीज में बहुत सारी वैरायटी भी देखता है, जैसे उसको पहले पता चलता है कि एनिमल क्या होता है, वो हो गया एसिमिलेशन। फिर उसको पता चलता है कि एनिमल में भी बहुत सारे अलग अलग हैं, तो वो हो गया अकोमोडेशन, कि उसी में उसने वैरायटी भी सीख ली। और ये दोनों प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। अब आगे ये बोल रहे हैं, ये जो लाइन है पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो थ्योरी की मैंने बोला था, ये बोल रहे हैं कि बच्चा अपने आप ही अपना जो कॉग्निटिव जो माइंड है वो अपने आप ही कंस्ट्रक्ट करता रहता है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन यानी कि स्कीमा जो होते हैं वो अपने आप बनते रहते हैं उसके, क्योंकि वो खुद ही एक्सप्लोर करता है अपना वर्ल्ड। तो वो जो कंस्ट्रक्ट होता है उसका माइंड वो अपने आप होता रहता है, उनको दूसरों की जरूरत नहीं होती, ये बोलते हैं पियाजे। वो बोलते हैं दूसरों की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ऐसा करता है। यहाँ पे डायडैक्टिक लर्निंग की जरूरत नहीं है, डिस्कवरी लर्निंग होती है, ना कि डायडैक्टिक। कोई बताता नहीं है, वो खुद करते हैं ऐसा। टीचर क्या करता है, टीचर उसे सिर्फ एक एनवायरनमेंट दे देता है जहाँ पे वो उसको एक एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है अपने एनवायरनमेंट को, जिससे वो बच्चा सीखता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया इसका। टीचर है, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग सिचुएशन, रिच एनवायरनमेंट, ये दोनों चीजें टीचर प्रोवाइड करा रहा है। उसकी वजह से स्टूडेंट में डिसइक्विलिब्रियम हो गया। डिसइक्विलिब्रियम मतलब अभी उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, धीरे धीरे वो उसको सीखेगा, वो चीज़ों को डिस्कवर करेगा और लर्न करेगा। तो ये इन्होंने पियाजे की थ्योरी, यहाँ पे देखो कहीं पे भी टीचर का रोल नहीं यहाँ पे कहीं पे भी आया है। तो वाइगॉट्स्की और पियाजे में दोनों में इसी चीज़ का आर्ग्यूमेंट हमेशा रहता है कि ये बोलते हैं वाइगॉट्स्की कि भाई टीचर का या पेरेंट का, केयर गिवर का रोल तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कैसे करेगा। जबकि पियाजे बोलते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही डिस्कवर कर लेगा बच्चा कि उसके एनवायरनमेंट में क्या है आसपास। तो यहाँ पे टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम वाइगॉट्स्की की थ्योरी नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। अभी आप ये पियाजे की थ्योरी को यहाँ पे नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, फिर वाइगॉट्स्की नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।